दोस्तों, मुझसे ये सवाल लोग बार बार पूछते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के 2022 के इलेक्शन में किसकी सरकार बनने वाली है और किसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब हम आपको ब्लैक एंड वाइट पे नहीं दे सकते हैं। हम आपके सामने तथ्य रख देंगे, हम आपके सामने सिचुएशन बता देंगे, हम आपके सामने पुराने और आज के हालात को बता देंगे। आप इस पर आसानी के साथ अंदाज़ा लगा लीजिएगा और आपको लग भी जाएगा आसानी के साथ अंदाज़ा कि आखिर कौन बाजी मारने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है। तो गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इस सवाल को समझने के लिए, क्योंकि ये सवाल जितना ही छोटा है उसका जवाब उतना ही बड़ा है, तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में टोटल कुल 404 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, बाकी बचती हैं 403 सीटें। तो 403 सीटों पर इलेक्शंस होते हैं और उसमें से अगर किसी को 202 सीटें मिल जाती हैं तो उसकी बहुमत आ जाती है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है। अच्छा, इतना आपने समझ लिया। अब आइए हम थोड़ा सा और इसको करीब से समझते हैं। उत्तर प्रदेश चूँकि बहुत बड़ा रीजन है, लगभग इसकी जनसंख्या 23 करोड़ की करीब है, तो इस हिसाब से, और इसका मैप बहुत बड़ा है, तो इसको हम दो हिस्सों में मोटा मोटी पहले डिवाइड कर देते हैं। एक हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं और एक हम पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम पश्चिम प्रदेश कहते हैं और दूसरे को हम बुंदेलखंड कहते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम पूर्वांचल कहते हैं, दूसरे को अवध प्रदेश कहते हैं। तो इस तरह से अगर उसको और करीब से समझना है तो 4 हिस्सों में बांट लीजिए। एक आपका बुंदेलखंड हो गया, पश्चिम प्रदेश हो गया, पूर्वांचल हो गया और अवध प्रदेश हो गया। अच्छा, तो दरअसल आपको थोड़ा सा, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इन तमाम चारों प्रदेशों में, जिसको हम उत्तर प्रदेश ही कहते हैं मिला करके, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अवध प्रदेश में कई सारे ज़िले आते हैं। कौन कौन से ज़िले अवध प्रदेश में आते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अवध प्रदेश में आपका है अंबेडकर नगर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, फैज़ाबाद, गोंडा, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, श्रावस्ती, उन्नाव, फतेहपुर, कौशाम्बी, हरदोई, कानपुर देहात भी है और कानपुर नगर भी है। उसके अलावा हम पूर्वांचल की बात करेंगे तो पूर्वांचल में इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बलिया, सोनभद्र, चंदौली। इसके अलावा हम पश्चिम प्रदेश की बात करेंगे तो आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बदायूं, बागपत, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर और शामली आता है। और वहीं अगर हम बुंदेलखंड की बात करेंगे तो बुंदेलखंड में केवल और केवल 7 ज़िले हैं। उसमें है बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर। अच्छा, इतना आपने सुन लिया। अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ समीकरण बनने वाला है। तो सबसे पहले हमने जैसा कि बताया था कि 2 हिस्सों में बांट लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, और टोटल 403 सीटें हैं जिसमें चुनाव होने हैं। तो आपको मोटा मोटी हम आपको बताते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल मोटा मोटी 150 सीटें हैं लगभग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम दोनों मिला के बोल रहे हैं, यानी बुंदेलखंड और पश्चिम प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि हम पहले पश्चिम प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो पश्चिम प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर ज़्यादातर किसान रहते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में किसानों की बड़ी संख्या ऐसी है जो बीजेपी का विरोध कर रही है। वैसे तो नेशन वाइड कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी, खासतौर से वेस्ट यूपी में, यानी पश्चिमी प्रदेश में ज़्यादातर किसान रहते हैं, बड़ी संख्या में किसान रहते हैं, बड़े बड़े किसान रहते हैं। तो बीजेपी को वहाँ भारी नुकसान होने वाला है। और फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा आपको पता होना चाहिए कि आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का अभी तौर पर अलायंस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलायंस हो जाएगा। वो आपस में थोड़ा सा ये रगड़गाड़ दिखाते रहते हैं, लेकिन अलायंस हो जाएगा फाइनली। और अल्टीमेटली जब फाइनली अलायंस होगा इसके साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में आरएलडी का, तो मुख्यतः आरएलडी जो है वहाँ पर वो बड़ी प्लेयर किसानों के हवाले से निकल कर सामने आ रही है पश्चिमी प्रदेश में। तो इस एतबार से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है पश्चिमी प्रदेश में। और चूंकि वहाँ पर मुसलमानों की भी बड़ी संख्या है और आमतौर पर फ़िलहाल जो वोटर्स हैं ऐसे हैं वो समाजवादी के पास ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। तो इस हवाले से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पश्चिम प्रदेश में अपना पलड़ा भारी रख रही है। जहाँ तक हम बीएसपी की बात करेंगे तो बीएसपी का जो कोर वोटर है वो वहाँ पर दलित हैं, लेकिन मुसलमान भी थोड़ा बहुत हैं। ज़्यादातर मुसलमान जो है वो सपा की तरफ हैं, थोड़ा बहुत मुसलमान बीएसपी की तरफ हैं। वहाँ पर एक पार्टी और उभर कर सामने आई है, चंद्रशेखर की पार्टी, एएसपी, आज़ाद समाज पार्टी। तो जहाँ तक हम अब तक ग्राउंड रिपोर्ट पर समझ रहे हैं चीज़ों को, और अब तक हमने जो समझा है वो एएसपी को दलित लोग वोट देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। वो जब बात उनसे कीजिए तो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ठीक काम कर रहे हैं, अच्छी इंसान है, ठीक ठाक है, लेकिन जब हम वोट की बात आएगी तो हम वोट देंगे बहन जी को, यानी मायावती जी को। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी
दोनों वहाँ पर ठीक स्थिति में हैं। यानी समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलेंगे वो मुसलमानों के और किसानों के वोट मिलेंगे, वहीं दलितों के वोट कंसोलिडेट होकर के मायावती के फेवर में चले जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं बुंदेलखंड पे। बुंदेलखंड में जैसा कि आपको पता है कुल 7 ही ज़िले हैं, उसमें से कुल 20 सीटें हैं वहाँ पर। अगर हम 2017 के आंकड़े देख लें तो 2017 में 20 के 20 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। यानी एक तरीके से बीजेपी ने सबको हरा दिया था, क्लीन स्वीप कर लिया था और सबका 0-0-0 आया था। वहीं 2012 का जब हम रिजल्ट देखते हैं तो वो मुख्यतः बुंदेलखंड का जो इलाका है वो बीएसपी का गढ़ ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर छोटी जातियों के लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो इसी वजह से बीएसपी को कहीं ना कहीं वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम 2012 की बात देख लें तो 2012 के रिजल्ट बताते हैं कि बीएसपी को टोटल 20 में से 7 सीटें मिली थीं, समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थीं और बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली थीं। लेकिन जब वही 2017 में आते हैं तो बीजेपी को 20 सीटें मिल जाती हैं, 20 के 20, और सब पार्टी 0 पे आ जाती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता दूँ कि बुंदेलखंड का जो इतिहास है वो अजीब सा है। बुंदेलखंड आधा मध्य प्रदेश में है और आधा उत्तर प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की हम नहीं बात करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। 2007 में बुंदेलखंड में टोटल 21 सीटें हुआ करती थी, लेकिन जो 2007 में परिसीमन हुआ, यानी जिसको डिलिमिटेशन बोलते हैं, उसके बाद में वो सीटें 20 बनी हैं और इस वक्त बीजेपी एक तरीके से वहाँ पर हावी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो बीएसपी का गढ़ है, सपा और बीएसपी आमतौर पर फाइट में रहते हैं, तो इस वक्त बीजेपी से वो लोग नाराज़ चल रहे हैं और यही वजह है कि ऐसा बुंदेलखंड को बीजेपी थोड़ा सा लुभाने की कोशिश कर रही है अलग अलग हवालों से। वो कह रही है कि बुंदेलखंड विकास परिषद का गठन किया गया है, कई तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान और मेरी समझ कहती है वो बीजेपी को लॉस होने वाला है और फिर से वहाँ समाजवादी पार्टी रिवाइव करेगी, बीएसपी भी नहीं, समाजवादी पार्टी रिवाइव करने जा रही है। तो इस एतबार से कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो टोटल कह सकते हैं कि 150 सीटें यानी 150 सीटें हैं, ओवरऑल समाजवादी पार्टी वहाँ अपर हैंड में है। दूसरे नंबर पर आपको बीएसपी वहाँ पे मिल जाएगी। हो सकता है तीसरे नंबर पर बीजेपी वहाँ पर काम करती नजर आए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा वगैरह की जो सीटें हैं वो सब बीजेपी के खाते में चली जाएंगी। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल समाजवादी पार्टी अपर हैंड में। अब आते हैं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि आपको पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 250 सीटें हैं और 250 सीटें बहुत होती हैं। 250 सीटों में से अगर आपको 202 सीटें मिल जाएं तो फिर आपकी सरकार बन जाएगी, यही बहुमत का आंकड़ा आप छू सकते हैं। तो 250 सीटें हैं। अब ऐसी सूरत में हम जैसा कि बताया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी 2 हिस्सों में आप बांट दीजिए, एक आप पूर्वांचल कह दीजिए और दूसरे को अवध प्रदेश कह दीजिए। तो पहले हम पूर्वांचल की बात कर लेते हैं। तो पूर्वांचल में जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पूर्वांचल में बीजेपी वहाँ अपर हैंड में थी। यानी 2017 के रिजल्ट बताते हैं कि एनडीए को वहाँ पर यानी बीजेपी के पूरे अलायंस को मिला करके वहाँ पर 115 सीटें मिली थी। अब आप सोचिए कि लगभग 160 सीटों में से 115 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी पूर्वांचल में अपर हैंड में थी। लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचल का समीकरण बिगड़ा है, अभी ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है, तो ओपी राजभर के साथ लगभग 8-9 पार्टियां और भी साथ में आई हैं। तो इस एतबार से कह सकते हैं कि इस वक्त वे बीजेपी का खेल बिगाड़ते हुए नज़र आ रही है। और जिस तरीके से बीजेपी के राज्य में ये तमाम हालात दिख रहे हैं, ख़ासतौर से महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, घरेलू गैस की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो निम्न वर्गीय तबका है वो बहुत परेशान है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी अपना कोई छुपा हुआ कार्ड नहीं खेलती है, हिंदुत्व का या इस टाइप का कोई कार्ड नहीं खेलती है, तो ये मान के चलिए कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, खासतौर से पूर्वांचल में जहां वो अपर हैंड में थी 2017 में। अब आते हैं अवध प्रदेश में और आपको बताते हैं कि अवध प्रदेश का क्या कुछ हालचाल है। तो दरअसल अवध प्रदेश में बीजेपी के लिए कोई ऐसी मुसीबत की घड़ी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ वहाँ फैक्टर है नहीं जो अवध प्रदेश में बीजेपी को नुकसान दे। क्योंकि आपको पता है कि अवध प्रदेश में ही फैज़ाबाद आता है, जिसका एक नाम अयोध्या भी कर दिया गया है। तो वहाँ पर राम मंदिर भी बन रहा है, तो यहाँ के लोग काफ़ी हद तक राम मंदिर के हवाले से खुश हो सकते हैं। तो अवध प्रदेश में किसी तरह का कोई अलायंस की तिकड़ी और समीकरण कोई ऐसा नुकसान करने वाला नहीं है बीजेपी की। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए अवध प्रदेश एक तरह से संजीवनी की बूटी साबित हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए कि टोटल हमने मोटा मोटा बताने की कोशिश की है। हम बहुत डीप में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक एक चीज़ के हम आंकड़े पर जाएंगे। हमने कई सारे इस पर वीडियो बना लिया है, अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को चेकआउट कर लीजिए। कई सारे वीडियोस हमने इस पर बना डाले हैं आंकड़ों पर। तो हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, हम बहुत मोटे मोटा आपको एक ब्रॉड वे में कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि दरअसल किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। अच्छा, एक बात और है,
यहाँ पर मैं आपको रुक के बता दूं कि दरअसल उत्तर प्रदेश की खासियत रही है कि हमेशा से कि अगर कोई भी पार्टी लगभग 30 से 35% वोट पा जाती है तो वो बहुमत की सरकार बना लेती है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने 39% वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि बीजेपी के यानी एनडीए का टोटल 325 सीटें आई थी और सपा, कांग्रेस, बीएसपी को थोड़ी थोड़ी सीटें आई थी। सपा को लगभग 47 सीटें आई थी, बीएसपी को 18 सीटें आई थी, कांग्रेस को 7 सीटें आई थी, बाकी तो और पार्टियों का सफाया ही हो गया था एक तरीके से। तो आप इस तरीके से मोटा मोटा समझ लीजिए। अच्छा, एक बात और कि कोई भी जो पार्टी होती है ना, वो जो स्विंग वोटर है उसको लुभाने की कोशिश करती है। ये स्विंग वोटर क्या होते हैं? स्विंग वोटर दरअसल आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि 80% जो वोटर्स होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के तय अपना नज़रिया रखते हैं, लेकिन जो 20% जो वोटर्स होते हैं वो स्विंग करते रहते हैं, वो हवा के दोष पर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल जाते हैं। जिसकी हवा चलती है उसी एतबार से वो खो जाते हैं। तो वो जो 20% का स्विंग वोटर है उसी को सारे लोग लुभाने की कोशिश करेंगे और उन्हीं 20% वोटर को लुभाने के लिए बीजेपी लास्ट में धूमीकरण की राजनीति अपनाएगी। जैसे कि आपको पता ही है, मुगल वगैरह का दौर शुरू हो गया है, जिन्ना वगैरह आ ही गए हैं, एंट्री कर ही गए हैं। तो ये बीजेपी तमाम खेल करेगी उसी 20% वोट को लुभाने के लिए। हमने आपको ये तमाम सिचुएशन बता दिए। अगर ये 20% का स्विंग कह सकते हैं बीजेपी के फेवर में ना गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 2022 का इलेक्शन आसान रहने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो किसी भी बहाने से बीजेपी अगर ये 20% जो स्विंग वोटर है इसको अपने पाले में करने में कामयाब हो गई तो समझ लीजिए कि बीजेपी आसानी के साथ 2022 में मुख्यमंत्री बना ले जाएगी। ऐसा हमारा कहना है, हमारा मानना है, हमारा सोचना है, हमारी समझ है। बाकी इस पर आपकी क्या समझ है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम भी आपकी समझ को अपनी समझ के साथ मैच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आप इस पर क्या समझते हैं। तो चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके की कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट्स आपको देते रहते हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।